इंस्टीट्यूट से हिंदी व्याख्याता। आज मैं कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों को, जैसे कि मैंने अपने पिछली कक्षा में सारा जो 12वीं कक्षा का पाठ्यक्रम है उससे अवगत करवाया था, उसी क्रम में अपन चलेंगे। पद परिचय जो अपने 2 नंबर का पूछा जाता है कि पद परिचय किसे कहते हैं। पद का मतलब एक पूरा वाक्य दिया जाएगा अपन को और उस पर एक रेखांकित शब्द कर दे, वो ही पद होता है। तो उसमें ये पूछा जाता है कि ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या किसी क्रिया पर आ जाए तो क्रिया कौन सी दृष्टि से किस प्रकार की क्रिया है, ये अपन को उसमें बताना होता है। तो अपन हर प्रकार से समझेंगे। पहले अपन संज्ञा का पद परिचय करेंगे। संज्ञा के बारे में अपन को ये ज्ञान होना चाहिए कि संज्ञा कहते किसे हैं। देखो, सभी को हम प्रारंभ से जब से हम पढ़ते हैं तब से हमें ये समझाया जाता है कि संज्ञा जो होती है वो कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी स्थान हो या कोई भी वस्तु हो या गुण या भाव आदि का हमको ज्ञान करवा दे, उसी को अपन संज्ञा कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि संपूर्ण जो सृष्टि में जितनी भी मनुष्य है, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी लोग हैं या जितनी भी जगह हैं, वो सारी अपनी संज्ञा के अंतर्गत ही आती है। अपन इसका आंकलन कर सकते हैं कि ये संज्ञा, परंतु अपन उसके जो पार्ट होते हैं उनके बारे में हमें ध्यान होना चाहिए। उसकी परिभाषा अपन को याद ही रखनी है केवल, परंतु उसका ध्यान होना चाहिए कि इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है उसका ये होता है व्यक्तिवाचक। दूसरा जो होता है इसका जातिवाचक। तीसरा जो होता है वो होता है भाववाचक। अब इनका पता कैसे लगाएंगे कि ये भाववाचक है या ये जातिवाचक है। आपको ये ध्यान रखना है कि कोई एक व्यक्ति विशेष होना चाहिए या एक ही वस्तु या एक ही स्थान हो, वो सारी चीजें जो है, यानी एक का जहाँ बोध हो, जो एक ही है केवल उसका जहाँ बोध हो, वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत जाएगी। उसी प्रकार से यदि किसी समूह का बोध हो और अनेक हो, वो अपनी चली जाएगी जातिवाचक के अंतर्गत। ऐसे ही यदि कोई भाव प्रकट हो, जैसे कोई भी शब्द हो उसमें भाव, गुण, दोष ये प्रकट जहाँ होते हैं वो होता है भाववाचक। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। राम अच्छा लड़का है। अब मैं एक तो राम पर और एक लड़के पर, इन दोनों पर मैं आपको रेखांकित करूं और ये पूछूं ये पद परिचय की दृष्टि से कौन सा है। अब मैंने ये कहा कि कोई विशिष्ट व्यक्ति होना चाहिए। अब राम जो है उसका नाम है, तो राम को अपन इधर लाएंगे पहले और ऐसे लिखेंगे कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। दूसरी इसमें चीज ये पूछी जाती है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो अपन नाम से लगा सकते हैं कि ये पुल्लिंग है। तीसरी चीज अपन को 3 लिखनी होती है। इसमें लिखा जाता है वचन। वचन अपन ध्यान सकते हैं, एक वचन और हिंदी में 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक की जहाँ गणना की जाती है वो एक वचन होता है, एक से अनेक की जहाँ गणना की जाती है वो बहुवचन होता है। हिंदी में 2 ही होते हैं, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, पर हिंदी में 2 ही होते हैं। तो राम जो है वो एक ही है, तो इसका मतलब एक वचन। ऐसे अपन को उसका पद परिचय करना होता है। अब ये लड़का शब्द है, अब लड़के से क्या हो रहा है, एक समूह का बोध हो रहा है, यानी जितने भी संसार के लड़के हैं वो सारे इसके अनुरूप चले जाएंगे। जहाँ समूह का बोध हुआ, एक से अनेक का जहाँ बोध हुआ, वो हमेशा जातिवाचक होते हैं। तो अपन फिर इस लड़के को लाएंगे यहाँ पे। जो तरीका होता है वो इसी तरीके से अपन को वहां पर एग्जाम में पद परिचय करना होता है। जातिवाचक एडजेक्टिव रहेगी, पुल्लिंग और एकवचन। इसी
प्रकार से रहेगी। ऐसे अपन को ये ध्यान रखना। अब जैसे भाववाचक का मैं एक उदाहरण दे दूं आपको। अब ये बुढ़ापा शब्द है, बूढ़ा शब्द आता जाता जातिवाचक में, बुढ़ापा लगते ही इसमें भाव प्रकट हो गए, उसकी दशा का बोध हो गया। ऐसे ही जवान शब्द आया जातिवाचक में, उसी में यदि अपन ने जवानी लिख दिया तो वो भाव प्रकट हो गया, वो चला गया भाववाचक संज्ञा में। अपन इसको लाएंगे और भाववाचक संज्ञा लिखेंगे। फिर वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग, अपन स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो है वो राम के अकॉर्डिंग लगाएंगे, कर्ता के अनुसार लगाएंगे। ऐसे अपन उसका आंकलन करेंगे संख्या का। पहले संख्या, फिर बाद में अपन सर्वनाम, फिर अपन विशेषण, अलग अलग प्रकार से अपन इनका ध्यान करेंगे। अपन को ध्यान ये होना चाहिए कि कहाँ व्यक्तिवाचक की गणना की जाती है, कहाँ जातिवाचक की जाती है, कहाँ भाववाचक की जाती है। जैसे एक शब्द आ गया भारत देश है, अब भारत शब्द जो है वो किसके अंतर्गत जाएगा, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। इसी की जगह आ जाए भारतीयता, भारतीयता आते ही ये भाववाचक के अंतर्गत चला जाएगा। रंग जो है वो जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, रंगीला शब्द जो है वो भाववाचक के अंतर्गत चला जाएगा। ऐसे जो शब्द अपन को आ जाते हैं तो उन्हीं का अपन को पद परिचय करना होता है। इसमें क्वेश्चन में दिया होता है कि रेखांकित शब्द का पद परिचय करना है। आज मैंने आपको केवल संज्ञा का ही पद परिचय बताया है। आगे की जो कक्षा है उसमें हम सर्वनाम का, क्योंकि हमें ध्यान होना चाहिए उसके पार्ट, उसके जो भेद हैं वो हमें अवश्य ध्यान देने चाहिए और उनकी परिभाषा भी ध्यान होनी चाहिए। जैसे मैंने संज्ञा की परिभाषा आपको कही कि कोई व्यक्ति होना चाहिए, कोई वस्तु होना चाहिए या स्थान होना चाहिए। इसकी जगह ये आ जाए चीन आ जाए, जयपुर आ जाए, तो ये चीन जयपुर ये सारे किसके अंतर्गत जाएंगे, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। ऐसे ही इसकी जगह ये आ जाए नगर आ जाए, भवन आ जाए, विद्यालय आ जाए, ये सब किसके अंतर्गत जाएंगे अपने, ये जाति के अंतर्गत जाएंगे। क्योंकि सारे नगरों का अपन ने यहाँ पर पता चला लिया कि सारे एक से अनेक हो गए। जयपुर एक नगर है परंतु जयपुर का विशेष नाम आया है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक में चला गया। परंतु नाम नहीं आए और ऐसे आए नगर तो ये जातिवाचक के अंतर्गत जाएगा। भवन, यदि किसी भवन का नाम आए, जैसे कोई मंदिर हो या बिरला मंदिर हो या भवन हो, कोई विशेष नाम आ जाए ना, तब तो अपना चला जाएगा वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। यदि नाम नहीं आए तो वो जाएगा अपने जातिवाचक। ये दोनों ही चीज नहीं आए और कोई भाव भी प्रकट हो जाए तो वो भाववाचक के अंतर्गत चला जाएगा। तो आपको उसको देखने के लिए इस परिभाषा को समझना जरूर आवश्यक है। इसको समझेंगे तो ही हम पता चला सकते हैं कि कौन सा इसमें पद परिचय होगा। जैसे एक बार आया था चीन जो है वो अपनी साम्राज्य नीति का विस्तार करती है, चीन पर रेखांकित आ गया तो चीन क्या है, चीन एक देश है और वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत है, क्योंकि विशेष देश का अपन को यहाँ पर अवलोकन करवाया जा रहा है। इसका मतलब ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत जाएगा। ओके, थैंक यू। आगे की क्लास में अपन सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे।